हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे रिमोटेड आर्थराइटिस। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। सब लोग ध्यान से सुनना। रिमोटेड आर्थराइटिस। आइटिस मतलब हमेशा याद रखना है, किसी में भी अगर किसी भी उसमें डिजीज़ में अगर आइटिस लास्ट में आ रहा है तो वो इन्फ्लेमेशन से ही होगा। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इसको, रिमोटेड आर्थराइटिस को। रिमोटेड आर्थराइटिस जो है क्रॉनिक डिस्ट्रक्टिव और नॉन सपोर्टिव इन्फ्लेमेशन है सैनोवियल जॉइंट का। इसमें क्या होता है कि जो सैनोवियल जॉइंट में जो सैनोवियम फ्लूइड होता है उसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वहाँ पे सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेट्स और फाइब्रोजन एक्जुडेट्स जो है फिल हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सैनोवियम हाइपरट्रॉफिड हो जाता है। ठीक है, मतलब बढ़ जाता है। तो ये क्रॉनिक डिसीज़ है, डिस्ट्रक्टिव है। क्रॉनिक मतलब ऐसा नहीं है कि आज कोई सोया कल उसे एकदम से हो गया उठ के, नहीं। ये धीरे धीरे होता है और टाइम लगता है इसको होने में। और ठीक है, और ये डिस्ट्रक्टिव है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देती है बोन को पूरी। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। इसका जो ईडियोपैथोलॉजी पढ़ेंगे। इस पिक्चर में देखो, ये रिमोटॉइड नोड्यूल आपको देखने को दिख रहे हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके ये जो मेटाकार्पल जो जॉइंट्स हैं, यहाँ पे ये नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। पीआईपी जॉइंट्स में देखने को मिलेंगे, रिस्ट में ये नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। इसकी जो ईडियोलॉजी वो पता नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, बट कुछ हम देखते हैं इसमें और क्या क्या देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि हैंड में, रिस्ट में स्वेलिंग हो जाता है, मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाती है, रिमोटॉइड नोड्यूल्स होते हैं, रिमोटॉइड फैक्टर क्या होता है कि जब हमारा जो बॉडी का एक पेशेंट के, मान लो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ अपने हेल्दी टिश्यूज़ के अगेंस्ट बनाने लग जाती हैं, तब क्या होता है, रिमोटॉइड फैक्टर उसको कहते हैं। अगर वो ज़्यादा होगा रिमोटॉइड फैक्टर तो ऑब्वियसली उसमें रिमोटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है, अब हमने एक इमेज से समझना है। ठीक है, ये एक नी जॉइंट का इमेज है। इसमें आपको हेल्दी जॉइंट देखो क्या है कि सैनोवियम है, इसमें मेनिस्कस है, कार्टिलेज है, नीचे टिबिया, फिब्यूला और ऊपर फीमर बोन है, और इसके कॉन्डाइल्स आपस में दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल स्मूथ और शाइनी दिख रहा है कार्टिलेज आपको हेल्दी जॉइंट में। और रिमोटॉइड आर्थराइटिस में देख लो क्या हो रहा है, कार्टिलेज की शाइनेस खत्म हो चुकी है। जो सैनोवियम था वो रेड से दिखा रहा है आपको डायग्राम में कि सैनोवियम था जो इतना अच्छा था, बट उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है। इसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो गई, एडिमा हो गया है। ठीक है, जिससे सैनोवियम बढ़ गया है, हाइपरट्रॉफिड हो गया है। ठीक है, और जिसकी वजह से बोन जो है वो इरोड हो चुकी है और जॉइंट स्पेस कम हो चुका है। ठीक है, तो ये डायग्राम के थ्रू हमको याद रखना है। अब इसका पैथोलॉजी क्या है कि जो सैनोवियम था वो उसमें इडिमा बन जाएगा, और उसमें फिब्रिन एक्जुडेट भर जाएंगे, सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेट भर जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से सैनोवियल फ्लूइड बढ़ जाएगा। देखो ये पहले से कितना इंक्रीज हो चुका है ना। अब इन्फ्लेमेशन जब रहेगी तो सैनोवियम बढ़ता चला जाएगा, हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा, और वो घेर लेगा किसको, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज की पेरिफेरी को घेर के पेनस बन जाता है। अब वो जो क्या होगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज देखो अपना स्मूथ और शाइनी अपीयरेंस खो दिया तो ये अपना स्मूथ और शाइनी अपीयरेंस को खो देगा। फिर जो पेनस बन जाता है वो उस कार्टिलेज में वो क्या होगा, वो पेरिफेरी को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, वो उसके आगे भी फैल जाएगा और जो बोन है वो ख़राब हो जाएगी। बाद में क्या होगा कि जो कार्टिलेज है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, बोन बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि इस डिज़ीज़ में जो जॉइंट कैप्सूल है वो ख़राब हो चुका है क्योंकि सैनोवियम बढ़ गया। अब सैनोवियल फ्लूइड जो है वो लिगामेंट्स में, जो लिगामेंट्स का जो होता है, जो जॉइंट को सपोर्ट कर रहा था, अब वो स्ट्रेच हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ केसेस में जॉइंट जो है वो सबलक्सेट हो जाता है और डिसलोकेट भी हो जाता है। इसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं, रिमोटॉइड आर्थराइटिस के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है पोटेंशियली रिवर्सिबल सॉफ्ट टिश्यू प्रोलिफरेशन, सेकंड होता है कंट्रोल्ड बट इरिवर्सिबल सॉफ्ट टिश्यू अर्ली कार्टिलेज इरोजन्स, और थर्ड होता है irreversible soft tissue and bony changes and pannus destroyed, articular cartilage and erodes
सबकॉन्ड्रल बोन। तो पहले वाले में क्या देखने को मिलेगा हमको, इसमें जो स्टेज होती है, जो डिजीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइनोवियम तक फैला, लिमिटेड होता है, ठीक है। डिजीज इज लिमिटेड टू साइनोवियम। सेकंड में क्या होता है, इसमें हमें एक्सरेज में हम देखते हैं तो कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब ये तो हमें फर्स्ट में देखने को मिला है कि अभी इसकी स्टार्टिंग है, अब वो साइनोवियम में फैलना शुरू करेगा, तो वो सिर्फ इसकी जो है लिमिटेशन सिर्फ जो है वो साइनोवियम तक ही है, ठीक है। सेकंड में वो हमको दिखेगा थोड़ा सा, उसमें सेकंड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज में क्या होगा कि जो कार्टिलेज है वो इरिवर्सिबल टिश्यू ऑफ टिश्यू, मतलब कंट्रोल्ड बट इरिवर्सिबल, मतलब कंट्रोल्ड में है अभी वो, ठीक है। और अर्ली कार्टिलेज इरोजन, अर्ली कार्टिलेज इरोजन मतलब कि जो कार्टिलेज है वो भी उसका स्टार्टिंग है, ख़राब हो रहा है, उसकी उस ख़राब होने की स्टार्टिंग है वो देखने को मिलेगी, है ना। अब इसमें जो है एक्सरेज हम देखेंगे तो एक्सरेज में हमको जो है वो कुछ रिडक्शन देखने को मिलेगा जॉइंट स्पेसिस में, ठीक है। थर्ड इसका स्टेज लास्ट है इरिवर्सिबल सॉफ्ट टिश्यू एंड बोनी चेंजेस। इरिवर्सिबल मतलब अब वो रिवर्स होने वाला नहीं है, ठीक है। एंड बोनी चेंजेस देखने को हमको मिलेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो पैनस था वो आर्टिकुलर कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, पहले उसकी क्या थी, पहले आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या था, वो अर्ली स्टेज थी उसकी, है ना। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब क्या होगा, बोन भी डिस्ट्रॉय होने लगेगी। तो ये 3 स्टेजेस थे, तो ये ध्यान रखने हैं तीनों स्टेजेस, ठीक है। पहले में तो सिर्फ रिवर्सिबल ही था, सेकंड में था कंट्रोल था लेकिन इरिवर्सिबल हो गया था, और थर्ड में बिल्कुल ही खराब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका डायग्नोसिस है कि जो लोग होते हैं उनकी जो उम्र 20 से 25 साल है सिर्फ उन पे ही देखने को मिलेगी ये, और वुमेन ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं 3 टाइम्स मोर कॉमनली देन मेन। अब इसमें जो जॉइंट्स अफेक्टेड होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, एक तो मेटाफेरेंजियल जॉइंट्स जो हाथ के होते हैं, PIP प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स फिंगर्स की, ठीक है। रिस्ट हो गए हमारे जो पेशेंट की, नीज हो गई और एंकल्स होंगे, ठीक है। ऑनसेट में बी विथ फीवर कॉज ऑफ विच कैंट बी इस्टेब्लिश स्पेशली इन चिल्ड्रन। फीवर से स्टार्टिंग होती है। अब जैसे ये इसमें देखो, इसमें देखो कि क्या दिख रहा है देखने को, इमेज में ये देखने को दिख रहा है ना कि ये जो इसके ये जॉइंट्स हैं, क्या क्या देखे थे हमने, मेटाफेरेंजियल जॉइंट्स देखे थे हमने, तो ये हाथ में जो ये मेटाफेरेंजियल जॉइंट्स हैं ये जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो PIP जॉइंट्स है फिंगर्स की, यहाँ पे ही देखने को मिलेगा, और जो ये नीज में, एंकल्स में, इन सब में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एग्जामिनेशन देखते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन देखते हैं कि फाइंड स्वेलन लॉगी जॉइंट्स, क्या होता है कि जो आर्टिकुलर एफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, और जो सैनोवियल हाइपरट्रॉफी मतलब सैनोवियम जो बड़ा हो जाता है, एडिमा हो जाता है पेरिफ्री में आर्टिकुलर कार्टिलेज की स्ट्रक्चर्स की, उसमें एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है लॉगी जॉइंट्स जो है वो स्वेल अप हो जाते हैं। फिर इसमें कुछ जॉइंट्स डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। अगर हम हैंड की बात करें तो इसमें अल्नर ड्रिफ्ट हो जाता है हैंड में, मतलब क्या होता है कि जो MCP जॉइंट्स होते हैं वो स्वेलन हो जाते हैं, ठीक है। और जो फिंगर्स होती हैं वो एबनॉर्मली बेंट हो जाती है लिटिल फिंगर की तरफ, जैसे कि ये देखो, इसमें अल्नर डेविएशन दिखाया है मेटाकार्पल जॉइंट्स का। जो मेटाकार्पल जॉइंट्स हैं ये अल्नर डेविएट हो चुके हैं, मतलब जो हमारी अल्ना बोन है उसकी तरफ ये बेंड हो चुके हैं, ठीक है। तो यही बोला इसमें कि MCP जॉइंट्स बिकम स्वेलन and cause your fingers to bend abnormally toward your little finger. नेक्स्ट है इसमें स्वन नेक डिफॉर्मिटी। स्वन नेक डिफॉर्मिटी में क्या है कि जो स्वन नेक मतलब नाम से पता चल रहा है कि स्वन मतलब हंस होता है, तो हंस की तरह इसके जो क्या होते हैं कि ये देखो ऐसे एक इमेज है, इसमें ये देखो इमेज में क्या दिख रहा है कि जो हमारी ये जो हमारा जो DIP जॉइंट है, ये जो DIP जॉइंट है ये फ्लेक्शन में है ना, और जो PIP जॉइंट है ये हाइपर एक्सटेंशन में है। तो ये क्या बना रहा है, जो स्वन नेक होती है ना वैसे इसका नेक है, ठीक है। ऐसा है कुछ ऐसा करके, जो स्वन ऐसी होती है ना उसका नेक ऐसा होता है। तो ये DIP जॉइंट फ्लेक्शन में है और ये PIP जॉइंट हाइपर एक्सटेंशन में है, ठीक है।
तो ये हमको देखने को मिलता है। बोटोनियर डिफॉर्मिटी में क्या दिखेगा, इसका उल्टा, मतलब स्वेन नेक में अगर DIP फ्लेक्शन में था तो इसमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। इसका DIP हमें याद रखना है। अगर स्वेन नेक में DIP फ्लेक्शन में है तो इसका DIP किस में होगा, ये होगा इसका DIP फ्लेक्शन में है तो इसका DIP जो है, अगर ये इसका DIP फ्लेक्शन में था तो ये जो है ऐसा हो जाएगा, मतलब फिंगर अगर यहाँ से बेंड थी, इधर से DIP से बेंड थी तो ये ऐसी हो जाएगी और यहाँ पे फ्लेक्शन होगा। ये DIP मान लो, यहाँ पे एक्सटेंशन और ये PIP, यहाँ पे फ्लेक्शन, तो फिंगर कुछ ऐसी हो जाएगी पेशेंट की, ठीक है। स्वेन नेक की फिंगर ऐसी थी, यहाँ पे फ्लेक्शन हो रहा था, DIP में फ्लेक्शन हो रहा था, DIP में, स्वेन नेक में। अब बोटोनियर में क्या होगा, हाई, इसमें एक्सटेंशन होगा, यहाँ पे एक्सटेंशन, और यहाँ पे PIP में क्या हो रहा था, हाइपर एक्सटेंशन। स्वेन नेक में हाइपर एक्सटेंशन हो रहा था, अब इस बोटोनियर में क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। क्या होगा, PIP में फ्लेक्शन। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब थंब डिफॉर्मिटी देखेंगे, इसमें क्या होगा, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ये 3 तरीके की थंब डिफॉर्मिटी होती है। टाइप 1 में क्या होता है कि इंटरफेरेंजियल जॉइंट में बोटोनियर होगा। इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जैसे इसमें दिखाया है कि इसमें बोटोनियर दिखा रहे हैं कि जो ये हमारा जो ये IP जॉइंट है, इसमें ये चीज़ होगी, मतलब जैसे इसमें एक्सटेंशन में जा रहा है ना, एक्सटेंशन में जा रहा है तो इसमें ये एक्सटेंशन में ही जा रहा है, तो यहाँ पे टाइप 1 में देखने को मिलेगा, ठीक है। और टाइप 2 में क्या होगा, सब लक्सेशन देखने को मिलेगा CMC जॉइंट में, सब लक्सेशन, सब लक्सेशन देखने को मिलेगा हमको। तो हम जो है इसका देखेंगे तो इसमें हमको जो है यहाँ पे थोड़ा सा ही सब लक्सेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इधर जो है सब लक्सेशन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ये निकल सा रहा है बाहर से। और इसमें क्या होगा कि टाइप 2 में जो है एडक्शन देखने को मिलेगा CMC जॉइंट में, मतलब बाहर की अंदर की तरफ देखने को मिलेगा, अंदर की तरफ ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और एल्बो में क्या होता है कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो जाती है। फुट में क्या होता है कि हेलक्स वेल्गस और हैमेटो। हेलक्स वेल्गस क्या होता है कि बूनियन डिफॉर्मिटी भी कहते हैं इसको। इसमें देखो ये क्या होता है कि ये जो हमारा जो टो है, इसके जो मेटाटार्सल बोन है ये अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, मीडियल साइड, और जो बिग टो है जो वो लेटरल साइड जा रहा है। ये क्यों होता है, टाइट शूज़ पहनने की वजह से हो जाता है ये। और हैमर में क्या होता है, हैमर में जो नेक्स्ट टो है, बिग टो की जो दूसरी टो है, उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि बेंड हो गया है, मीडियल बीच से ही बेंड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एंकल में क्या देखने को मिलेगा, इक्वाइनस डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होता है, डॉर्सिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाता, इनएबिलिटी टू डॉर्सिफ्लेक्स अबव प्लांटिग्रेड विद हिंड फुट इन न्यूट्रल एंड नी एक्सटेंडेड। इसमें देखो ये क्या हो रहा है, डॉर्सिफ्लेक्शन में ही जा रहा है पैर, इसका प्लांटिफ्लेक्शन में हो ही नहीं पा रहा, ठीक है। हिंड फुट इसका एक ही इसमें न्यूट्रल में ही रहता है, और नी जो है वो एक्सटेंशन में ही रहेगी। तो ये सारी डिफॉर्मिटी देखने को मिलती हैं, ओके। सो इमेजेस से आपको याद रहना चाहिए। इसकी इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे। इसका पहला इन्वेस्टिगेशन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। इसमें एक्सरेज लेंगे दोनों का, हैंड्स का और अफेक्टेड जॉइंट्स का। ब्लड टेस्ट लेंगे, चेक करेंगे हम उसका ECR और हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, कम है तो ऑब्वियसली उसको हो सकता है, ठीक है, रिम्यूटेड आर्थराइटिस। सेकेंड उसका रिम्यूटेड फैक्टर चेक करेंगे, नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नहीं होगा, अगर पॉजिटिव है तो होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये रिम्यूटेड फैक्टर जो होता है वही की एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, ठीक है। ये IgG जो होती है एंटीबॉडीज़ FC फ्रेगमेंट की, वो बन जाती हैं, ठीक है। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं, इसको हम लेटेक्स फिक्सेशन टेस्ट और रोज़ वाटर टेस्ट से चेक करते हैं। ये दोनों ही एग्लूटिनेशन टेस्ट होते हैं। लेटेक्स में क्या होता है कि लेटेक्स पार्टिकल्स कोटेड कर देते हैं एंटीबॉडीज़ में, और रोज़ वाटर टेस्ट में क्या होता है कि शीप का जो RBCs होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं एज अ कैरियर, ओके। सो ट्रीटमेंट इसका, अगर इम्यून सिस्टम में हमारे बॉडी हेल्दी टिश्यूज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहा है तो इसका पहला ट्रीटमेंट तो हम NSAIDs ही देंगे, ठीक है।
सो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे। नेक्स्ट इसमें डीमार्ट्स देंगे, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। थर्ड इसमें स्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है। फिर इसमें नॉन ऑपरेटिव मेथड्स देखेंगे जिसमें हमें ऑपरेशन ना करना पड़े, वो है फिजियोथेरेपी। इसमें हम स्प्लिंट्स देंगे जिससे उसकी प्रॉपर पोजीशन हो सके जो भी अफेक्टेड जॉइंट है, ठीक है। फिर है इसमें ऑक्यूपेशन थेरेपी देंगे जिससे पेशेंट जो है वो अपने काम कर सके अच्छे से। थर्ड इसको हम रिहैबिलिटेशन देंगे, हम उसको जो है ब्रेसेस देंगे जिससे पेशेंट के फंक्शंस इंप्रूव हो सके। ऑपरेटिव मेथड में पीपीआर ध्यान रखना, प्रिवेंटिव सर्जरी, पैलिएटिव सर्जरी एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। प्रिवेंटिव क्या है कि जो जॉइंट डैमेज हो रहा है, जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो साइनोवियम हाइपरट्रॉफिड हो रहा है, उसको हम प्रिवेंट करने की सर्जरी देंगे। पैलिएटिव सर्जरी जो है वो क्यों देंगे कि जो पेशेंट जो है अगर फिर भी उसकी सर्ज नहीं हो पा रही है सही से, तो उसको हम क्या करेंगे, कुछ रिलीफ देंगे, बोन ब्लॉक ऑपरेशंस देंगे, टेंडन लेंथनिंग देंगे। फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में उसको जो है टेंडन ट्रांसफ़र आता है इसमें, वो देंगे। और टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट देंगे। और टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है वो ज़्यादातर हिप का ही होता है, नी का होता है और एमसीपी का होता है, ठीक है। तो ये ब्रेसेस हैं, ये जो है ये दिख रहा है आपको, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी का ब्रेस दिख रहा है आपको, तो ये देते हैं। और ये सारे हाथ के ब्रेसेस हैं। और ये जो आपको एएफओ दिख रहा है ये इक्वाइनस डिफॉर्मिटी का एएफओ है। और ये बॉटोनियर ऑर्थोसिस दिख रहा है आपको, फिंगर ऑर्थोसिस दिख रहे हैं आपको, ये सारे हम ब्रेसेस देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको डाउट्स हो तो आप जो है मैं क्लियर करती जाऊँगी धीरे धीरे और वीडियोज़ बना के। सो थैंक यू सो मच।